बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार नेशनल असम्बली के उम्मीदवार की दरख्वास्त पर एक तारीख़ी शानदार फ़ैसला जारी किया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल एक समाअत की थी बहरिया टाउन और DHA के हवाले से। एक अहम केस था और ऐसा उसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत जो वहाँ पर मौजूद लोग थे, अदालती एहलकार, उनसे कहा कि बरह रास्त समाअत को दिखाया जाए और फिर वो समाअत बड़ी धुआंधार समाअत जारी रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस जो नईम अख्तर अफगान साहब हैं, 3 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन के साथ रेवेन्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी RECHS के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ केस को बरह रास्त चलाने की हदायत कर दी दौरान केस, जब समाअत जारी थी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सब ख़रीदा हुआ है, मीडिया पर भी इनके ख़िलाफ़ खबर नहीं चलती, आप लाइव चला दें ताकि ये सारा कुछ फिर चूँकि मीडिया ने तो चलाना नहीं है तो ये सारा कुछ लाइव दिखाएँ। उनका कहना था कि एक मामले पर 3 मरकज़ी किरदार हैं, साबिक़ आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और बहरिया टाउन और जाहिद रफ़ीक केस के मरकज़ी किरदार हैं। ये हैं पाकिस्तान के असल मालिक। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क दिए कि बहरिया टाउन ने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से ज़मीन ख़रीद कर DHA को फ़रोख्त कर दी। DHA ने उस ज़मीन पर अस्करी 14 बना दिया। क्या ये बात दुरुस्त है? उस पर चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि DHA की कानूनी हैसियत क्या है। वकील DHA ने बताया कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 2005 में सदारती ऑर्डर के तहत कायम हुई। DHA शुहदा के वर्सा और जंग में ज़ख्मी होने वालों को प्लाट्स देता है। उस पर फिर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि ये शुहदा के नाम के पीछे छुपकर धुंधला धंधा चला रहे हैं, शुहदा का नाम इस्तेमाल करके उनके नाम पर पैसे बना रहे हैं। आप उनकी इज़्ज़त ना करें, हम अपने शुहदा की इज़्ज़त करेंगे। उन्होंने कहा कि कितना रस निकालेंगे शुहदा के नाम का, ये खेल हमने बहुत बार देखा है। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि वज़ीर आला कौन होता है ज़मीन अलाट करने वाला? ये वज़ीर आला का इख्तियार है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसे वज़ीर आला कह रहे हैं। बाद बहरिया टाउन और DHA के वकील ने मुकदमा लाइव चलाने पर एतराज़ात उठा दिए। बहरिया टाउन के वकील हसन रज़ा पाशा ने इस्तदा की कि अदालत पहले हमें सुन ले। पाकिस्तान बार कौंसिल है तो उन्होंने कहा जी पहले आप हमें सुन लें फिर लाइव दिखाइएगा। इस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि DHA हाउसिंग अथॉरिटी शुहदा के लिए बनाई गई थी, ना कि DHA सिर्फ शुहदा के लिए है। वकील DHA ने बताया कि इस मनसूबे में कमर्शियल प्लाट्स भी होते हैं। जस्टिस इरफान सादत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि क्या ये दुरुस्त है कि यह ज़मीन अस्करी 14 प्लाट बनाकर बेच दी गई? चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार करते हुए रिमार्क दिया कि पैसे कमाने हैं तो कमाएं, लेकिन शहीदों के नाम मत लें। ये सीधा सादा धंधा कह रहे हैं, शुहदा के नाम लेकर तजलील मत करो। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला कौन होता है ऐसा मुआहदा करने वाला? ये डील खुफिया हुई। ये उस वक्त की बात है जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे, मुशर्रफ दौर की बात हो रही है। इस पर वकील ने बताया कि ये डील सीक्रेट नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर मुझे इसकी कोई अखबारी खबर दिखा दें, मुझे लोगों का दुख नहीं पैसे का दुख है। जुडिशल काउंसिल में एक मुकदमा चलाकर हमने सब के किरदार देख लिए हैं। अपनी बात जारी रखते हुए काजी फाजिसा ने बताया कि बहरिया टाउन का तो पूछे ही मत, वो तो पाकिस्तान चला रहे हैं, रियासत भी बहरिया टाउन के साथ खड़ी है, इसको धंधा नहीं कहते तो क्या कहते हैं? काजी फाजिसा साहब ने दरियाफ्त किया कि जब यह मुआहदा हुआ उस वक्त आर्मी चीफ कौन था? वकील ने जवाब दिया कि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ ही आर्मी चीफ थे। उस पर काजी फाजिसा ने कहा कि ये हैं हमारे सिपा सलार। और तब वज़ीर आला कौन थे? वकील ने कहा कि उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही थे। काजी फाजिसा ने रिमार्क दिया कि पाकिस्तान के असल मालिक तो ये लोग हैं। उस पर वकील का कहना था कि DHA की मंजूरियाँ बोर्ड से ली जाती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा लेकिन हम ऊपर तक जाते हैं। उनका कहना था कि इस केस को लाइव चलाएंगे ताकि लोगों को पता चले पाकिस्तान को कैसे लूटा गया। बाद अदालत ने मुकदमे की लाइव चलाने की हदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ज़रूरी ज़मीन कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है, आपको फहरिस्त बताएं कि आपने कितने कवानीन की खिलाफवर्जी की है। ये फहरिस्त ख़त्म नहीं होगी। ज़रूरी ज़मीन रियासत और अवाम पाकिस्तान का कीमती असासा है, बढ़ती हुई आबादी को खिलाएंगे कहाँ से? DHA बहरिया टाउन को देखें, इनको कोई पूछ नहीं सकता, क्या ये कानून से बालातर है? काजी फाजिसा ने मज़ीद कहा कि एक मुहावरा चलता है, पहिए लगाने वाला, आज उसकी अक्कासी नज़र आ रही है। इस मामले में तो शायद जेट इंजन लगाया गया है। आप क्यों पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं? लोग खाएंगे क्या? ना पाकिस्तान में घी रहेगा ना चावल। आज का अखबार देखें, पाकिस्तान दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क है। ये इतराफ़ भी कर लेता हूँ, हमारे इदारे की शोहरत भी अच्छी नहीं अपनी अदलिया की। हम तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी तो वो नहीं कर रहे हैं ना।
उन्होंने दरियाफ्त किया कि DHA का सरकारी ऑडिट होता है। DHA के वकील ने बताया कि नहीं सर, हमारा अपना ऑडिट होता है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आप सीधा लिखवा लेते हैं, DHA कानून से बालातर है। मुशर्रफ साहब इस वक्त सदर थे, एक और कानून जारी करवा लेते। काजी फाजिसा ने कहा कि फ़रीक़ैन को आपस में मीटिंग करके मुतासरीन का अजाला करने का वक्त दे दिया गया था। कहीं सफ़र करें, हर तरफ हाउसिंग सोसाइटियाँ दिखाई देती हैं, ज़री ज़मीन शायद इतना माली फ़ायदा नहीं पहुँचाती, इसलिए लोग सोसाइटियाँ बना रहे हैं, मगर ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ज़री ज़मीन बचाएँ। सोसाइटी में सिर्फ सरमायाकारी होती है, ज़मीन पड़ी रहती है। जिनको हकीकत में घर की ज़रूरत है, उनकी पहुँच से ही ये ज़मीन बाहर हो जाती है। पाकिस्तान गंदम बरामद करता था, अब दरामद करता है, इसलिए इसके दरिया तक आलूदा किए जा चुके हैं। बाद अज़ां ज़री ज़मीन को कमर्शियल में बदलने पर बैरिया टाउन और DHA से जवाब तलब करते हुए अदालत ने केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा में लिखवाया कि बैरिया टाउन में कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतज़ाम का मुआहदा काबिल फ़हम दिखाई नहीं दिया। बैरिया टाउन के वकील ने अदालत उज़्मा को यकीन दहानी करवाई कि वो मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार हैं। और फिर इस तरह से जो केस है उसकी समाअत लाइव दिखाया गया और वकला की जानिब से भी आर्गूमेंट्स किए गया, जजेज़ ने भी उसके ऊपर रिमार्क्स दिए और फिर उसके बाद ईद के बाद तक उसको मुलतवी कर दिया गया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का एक बहुत अहम केस था और ये PTI उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दायर की हुई थी। ये तब की बात है जब 8 फरवरी के इंतखाबात थे, उस पर तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। ये 3 रुकनी बेंच था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे शौकत महमूद, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से था ये जो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर का बेंच था। ये जजमेंट मेरे सामने है, सिविल पिटीशन नंबर 183/2024। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का बेंच था। इसमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे और जस्टिस इरफान सादत खान साहब थे। जजमेंट लिखी है जस्टिस इरफान सादत खान साहब ने और इस जजमेंट के अंदर जो ये 11 सफ़ात पर मुश्तमिल जजमेंट है और इसमें अदालत की जानिब से बेसिकली ये बताया गया है कि रिटर्निंग अफसर की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं। यहाँ पर क्या हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को धड़ाधड़ भावलपुर में तो स्पेशली भावलपुर डिवीज़न में किसी के भी कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए थे और फिर सब के जाके हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से हुए। तो यहाँ पे ये हुआ कि आखिरी जो दिन था कागजात नामजदगी जमा करवाने का, तो उसमें 4 बजे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कागजात जमा करवाने के लिए और आगे से उन्होंने कहा जी कि हम कागजात नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? टाइम गुजर चुका है। उस पर फिर ट्राइब्यूनल ने भी कहा कि चूँकि टाइम गुजर गया था इस वजह से आपके कागजात नामजदगी नहीं लिए जा सकते, और जो लाहौर हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि टाइम गुजर चुका था इस वजह से आपके कागजात नामजदगी नहीं लिए जा सकते थे। उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा कि जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त था वो तो हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट है या जो एक पेज का नोटिफिकेशन पेश किया गया उसमें सिंपल इतना लिखा हुआ था कि वो 24/12/2023 से 30/12/2023 तक है। पूरे नोटिफिकेशन में कहीं टाइम नहीं लिखा हुआ। जब डेट लिखी होती है तो उसका मतलब होता है कि वो रात 12 बजे तक आप कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। रिटर्निंग अफसर को ये किसने अख्तियार दिया कि वो अपने तय 4 बजे का टाइम मुकर्रर कर दे कि जी 4 बजे के बाद टाइम ख़त्म हो गया? अदालत ने कहा ये क्या तरीका हुआ, ये कैसे सारी चीज़ें हैं। रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट स्क्रूटनाइज ऑल नॉमिनेशन पेपर सबमिटेड टू हिम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। कि जो रिटर्निंग अफसर है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो स्क्रूटनी करे नॉमिनेशन पेपर्स की in the best interest of justice and to uphold the fundamental rights of any individual to contest election। और ये बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखा जाए जो उम्मीदवार जो इंतखाबात लड़ना चाहते हैं उनके बुनियादी हक़ के इंतखाबात लड़ना ये फंडामेंटल राइट है। और अगर कोई फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब करता है तो किसी भी सूरत में ये रिटर्निंग अफसर की ज़िम्मेदारी है कि वो फंडामेंटल राइट्स का और इंसाफ का ख्याल रखे। रिटर्निंग ऑफिसर्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इट इज़ हाईली of a returning officer to exercise the authority conferred upon him or her in a manner when sabotage the electoral process। अगर वो इस तरीके से अपनी इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही तरीके से नहीं निभा रहे। अब दोबारा जब ज़िमनी इंतखाबात 23-24 हो रहे हैं उसमें भी रिटर्निंग अफसरान वही पुराने फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को देखा ही नहीं जा रहा और वैसे ही कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने हमाद अज़हर की है। उन्होंने नेशनल असम्बली के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं तो वो उन्हीं बुनियादों पर कि जी इश्तिहारी है मफरूर है। कितने फ़ैसले तो मैंने आपको मंसूर अली शाह साहब के और मुनीब अख्तर साहब के पढ़ के सुनाए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई इश्तिहारी या मफरूर होने की वजह से नहीं हो सकता, लेकिन वो जारी है सारा मामला।
बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड इफ दे सबोटाज एन इंडिविजुअल नॉट ओनली डू दे रॉब द इंडिविजुअल ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, लेकिन वो सिर्फ जब किसी के नॉमिनेशन पेपर्स को रोक के बैठ जाते हैं या किसी का जो इंतखाबात लड़ने का हक़ छीना जाता है तो वो सिर्फ इंतखाबात लड़ने का हक़ नहीं होता, वो फिर पूरे का पूरा निज़ाम तबाह कर रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि इंतखाबात जमहूरियत की असास होते हैं। साबिक अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि इंतखाबात का ताल्लुक अवाम से है, इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के लिए साजगार माहौल की फराहमी नागुज़ीर है। किसी एक फ़र्द के लिए तकनीकी रुकावटें डालना जमहूरी रवायात और असूलों के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि रिटर्निंग अफसर के ईमा पर इलेक्टोरल कवानीन और रूल्स को सवाबदीदी फ़िल्टरिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिटर्निंग अफसर को सवाबदीदी इख्तियारात को इत्तदाल पसंदी और मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी अमल का लाजमी हिस्सा होते हैं, इनकी जानिब से इंतखाबी अमल को मुतासर करना इंतहाई नामुनासिब है। अदालत ने कहा कि अफसरान को याद रखना चाहिए इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना हर शहरी का बुनियादी हक़ है। किसी एक उम्मीदवार को तबाह करना उसके बुनियादी हकूक़ पर डाका मारने के मुतरादिफ है। ऐसा करना वोट डालने वालों के भी बुनियादी हकूक़ पर डाका मारने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को NA 163 बावल नगर से उम्मीदवार शौकत महमूद को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी थी, उसका तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।